बचपन से ही आप देखेंगे कि बच्चों को बताया जाता है तुमने ये कुछ किया पुलिस बुला लेंगे। लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पुलिस के पास आने से मुझे न्याय मिलेगा या मुझे किसी तरह की राहत मिलेगी या मेरी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो किसी तरह से सॉल्व हो सके। जैसे मैंने जब तेलगी स्कैम एक्सपोज किया था 2003 में, तो मेरी रिपोर्टिंग की वजह से 12 पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार हुए थे। तो मीडिया एक बहुत इफेक्टिव टूल साबित हो सकता है और इस कई सारे एग्जाम्पल है जिसमें मीडिया एक इफेक्टिव टूल हुआ है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं BFC यानी बेसिक फंडे क्लियर। और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल है हम, जनहित में जारी हैं हम। इंडिया में हमने ये पाया है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में हमेशा से एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। इसका एक कारण शायद ये भी है कि लोगों में अपने बेसिक राइट्स को लेके अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेके उनके मन में एक आशंका सी बनी रहती है। बस आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। तो चलिए बिना देरी किए मिलते हैं मिस्टर संजय सिंह से। Mr. Singh is not just a senior journalist, he is also an editor and a renowned author. In fact, क्राइम की दुनिया में पिछले कई सालों में सबसे बड़ा जो एक स्कैम का खुलासा हुआ है वो इन्हीं के वजह से हुआ है। इनफैक्ट स्कैम 2003 जो सीरीज़ है वो इन्हीं की एक किताब तेलगी, एक रिपोर्टर की डायरी की OTT अडेप्टेशन है। लेकिन आज हम उनकी किताब के बारे में ना बात करके, उनसे एज एन ऑथर ना बात करके, एक हटके मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप और हमारे राइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू जनहित मिस्टर संजय सिंह। पहला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ जो बहुत ही सिंपल सा है कि आम जनता में पुलिस से बातचीत करने में, उनके पास जाने में एक हिचकिचाहट सी बनी रहती है, वो हमेशा एक घबराहट सी बनी रहती है। तो ऐसा क्यों है? क्यों हम पुलिस के पास जाने में इतना कतराते हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। दोनों पहलुओं पे आने से पहले एक समझना चाहिए कि पुलिस सरकार की सबसे विजिबल आर्म होती है, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे विजिबल आर्म होती है और आमतौर पे आपके पास फर्स्ट क्राइसिस जब होती है तो पुलिस के पास। अब जो दो पहलू में से एक पहलू है लोगों के बारे में कि लोग ऐसा सोचते क्यों हैं। सोचने के भी दो है कि एक लोगों की सोच वैसी है और दूसरे की पुलिस की कुछ हरकतें या ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसकी वजह से लोग डरते हैं। पहली वजह ऐसी आती है कि बचपन से ही आप देखेंगे कि बच्चों को बताया जाता है तुमने ये कुछ किया पुलिस बुला लेंगे। बच्चों को डराने के लिए, अगर खाना खिलाना हो, बच्चों को खेलने जाने से मना करना हो, जबरदस्ती पढ़ानी हो, घूमने जाने से मना करना हो, तो एक पुलिस का डर दिखाया जाता है। तो ऐसा हो जाती है मेंटेलिटी कि कुछ हुआ है या तो पुलिस के पास जाओगे तो आपको सजा मिलेगी या पुलिस से उससे डर के रहो। पुलिस जो है विजिबल आर्म है जिसके पास आपके पास सिखाना ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा जब प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की चीज़ हो तो आपको जाना सबसे पहले पुलिस के पास चाहिए। बट वही बच्चे को बचपन से डालते 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 आप ला रहे हो, वो बड़े होकर उसकी जो मेंटेलिटी है वो डेवलप होती रहती है। तो एक तो वहाँ वो एक वजह हो जाती है जिसको चेंज करने की। और दूसरी वजह है कि पुलिस की हरकतें और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसकी वजह से लोगों में डर बैठा हुआ है। एग्जाम्पल्स के अंदर बहुत सारे, करप्शन एक एग्जाम्पल है, हाई हैंडेडनेस होता है वो दूसरा एग्जाम्पल है। पुलिस जिस तरह से एक आम जनता या जो नॉन इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है उसको जिस तरह से डील करती है वो एक एग्जाम्पल है। तो ये जो दो वजह के अगर कॉम्बिनेशन के तौर पर हम लोग देखें तो ये बात उभर कर आती है। और मैं एक्चुअली में लोगों को लगता है कि पुलिस के पास जाने से डर लगता है, तो मैं आमतौर पर मजाक में एक किस्सा सुनाता हूँ जिसका पौराणिक से संबंध नहीं है, लेकिन मजाक के तौर पे ये होता है कि रामायण में एक किरदार थे, चरित्र थे बाली जी। तो बाली के बारे में कहा जाता था कि जब किसी के सामने आता था तो सामने वाले की आधी शक्ति है वो इसमें आ जाती थी, कम होके उसमें आ जाती थी। तो पहले कवि ने कहा था कि बाली के जो स्किन थी उसके बहुत पिगमेंट्स वगैरह अलग हो गए, तो आखिर कलयुग में आके वो सब जाकर पुलिस की जो वर्दी है यूनिफॉर्म में बने और उसके वजह से चीज़ें हुई। तो आधे लोग इस वजह से डर जाते हैं। लेकिन सीरियसली बात करें तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। लोगों की अपनी सोच इस तरह से होनी चाहिए जो डेवलप नहीं हो पाती, दूसरा पुलिस की अपनी हरकतें। और उसमें मुझे हमेशा लगता है कि पुलिस की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि वो अपनी इमेज को
किस तरह से लोगों को के सामने लाए। जरूरी ये नहीं कि लोग उसके पास आए, लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पुलिस के पास आने से मुझे न्याय मिलेगा या मुझे किसी तरह की राहत मिलेगी या मेरी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो किसी तरह से सॉल्व हो सकती है लॉ की वजह से। और वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना जरूरी है, बिकॉज हमारे लॉ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी है, सेम चीज़ें हैं, सेम कंटेंट है, मटेरियल है, लेकिन आप जब देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स में उसके अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो लोग कहीं पर पुलिस के प्रति भरोसा आपको कंपेरेटिव ज़्यादा दिखेगा, कहीं पे कंपेरेटिव तौर पर कम दिखेगा। जैसे मैं मुंबई से आता तो मुंबई के सर्टेन इलाके हैं, शायद वहाँ पर पुलिस में अच्छा कॉन्फिडेंस लोगों को दिखाई देता है, लेकिन सेम पुलिस दूसरी जगह होगी वहाँ से 100 किलोमीटर दूर या किसी और स्टेट में, रूरल एरिया में, वहाँ पर जब हम जाएंगे तो पता चलता है कि पुलिस का वहाँ पर आतंक के तौर पर देखा जाता है और लोग मिलते नहीं हैं। तो एंटायर लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट वही सब हैं, लेकिन जब तक दोनों पक्षों की तरफ से थोड़े थोड़े दो कदम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये डर है वो हमेशा बना रहने वाला है। जी बिल्कुल सही बोला आपने। इनफैक्ट जैसे आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी रहा है, 25 से 30 साल का आपका क्राइम जर्नलिज्म में एक्सपीरियंस है। और आपने मेंशन भी किया कि जैसे आप महाराष्ट्र में रहे हैं तो वहाँ पे एक अलग तरीके से पुलिस डील करती है, और यूपी वगैरह में, बाकी स्टेट्स में एक डिफरेंट उनका ऑरा रहता है। सो आपने पर्सनली कभी अपने ये जो करियर का इतना बड़ा स्पैन है, उसमें कभी कोई ऐसे इंसिडेंसेस एक्सपीरियंस किए हो या फिर कहीं कोई ऐसे इंसिडेंट्स देखे हो जहाँ पे आपको बहुत डिफरेंस दिखा हो, वे ऑफ हैंडलिंग, वे ऑफ डीलिंग में पुलिस के? देखिए बहुत जगह पर इस तरह से होता है, खासकर शहरों में यहाँ पे एडुकेटेड थोड़ी जनता है, थोड़ी अवेयर जनता है, वहाँ पे अलग तरीके दिखता है। प्लस शहर टू शहर की या प्लेस टू प्लेस की जो मेंटालिटी होती है उसके हिसाब से पुलिस होती है। और पुलिस में साथ में एक और चीज़ आती है, प्रोफेशनलिज्म। अब आपको समझिए कि पुलिस को लोग किस तरह से देखते हैं, या क्योंकि मैं इतने साल पत्रकार रहा हूँ तो मुझे पता है कि लोग और आम जनता उसको किस तरह से देखने लगी। तो उसमें प्राइमरी अगर हम देखें तो एक होता है ऑनेस्ट पुलिसमैन, और दूसरा एक होता है कि जो ऑनेस्ट नहीं है लेकिन मतलब करप्ट है लेकिन बेसिक पुलिसिंग करता है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चलता है। और तीसरा होता है कि करप्ट भी है और बेसिक पुलिसिंग भी नहीं कर रहा है। तो ये तीन तरह के जो लोग होते हैं उसके बीच में जो पुलिस का पूरा सिस्टम है वो होता है। और लोगों की मेंटेलिटी ये हो गई है, या हमारे राजनेताओं की भी, जो इन सब लोगों को अपॉइंट करते हैं बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर, वो ये है कि ऑनेस्ट जो होता है उसकी वजह से शायद सिस्टम उतना चल नहीं पाता है, या ऑनेस्ट लोगों की 100% ऑनेस्ट लोगों की संख्या कम होती है पुलिस में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो करप्ट होते हैं लेकिन बेसिक पुलिसिंग जो है, जैसे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, कोई लड़की जा रही है कोई उसको छेड़ नहीं पाई, इस तरह का डर होना चाहिए पुलिस का कि कोई लड़की जा रही है इसको कोई छेड़ नहीं ले, या सड़क के ऊपर गुंडागर्दी नहीं, वही उसकी बेसिक पुलिसिंग अगर उसकी होती है। तो हमारे यहाँ पे दौर ये हो चुका है कि हम जो करप्ट बट बेसिक पुलिसिंग जो करता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं से हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। और ये मैंने देखा है खासकर बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस तरह का होते हुए। जैसे मैंने जब तेलगी स्कैम एक्सपोज किया था 2003 में, तो मेरी रिपोर्टिंग की वजह से 12 पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार हुए थे, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे, मुंबई के जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी और बहुत सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट गिरफ्तार हुए थे, बड़े बड़े लोग थे वो गिरफ्तार हुए थे। और उस दौरान में मुझे धमकी भी आई, और इंटरेस्टिंग ये था कि जब मुझे धमकी आई तो उसी पुलिस डिपार्टमेंट से फ़ोन भी आया कि आपको जब दो धमकी आई हुई है अंडरवर्ल्ड से तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो हम प्रोटेक्शन देने को भी तैयार हैं। काफ़ी आयरॉनिकल सिचुएशन थी। हाँ, अलग टाइप की सिचुएशन थी। तो दोनों तरह की चीज़ हुआ उसके अंदर होती है। तो हम एक तौर पे देख नहीं सकते हैं कि सिर्फ एक सिंगल चश्मे से देखने का नहीं होता। लोगों को अवेयर होने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि पुलिस की और पुलिस के सिस्टम के बारे में, और पुलिस भी किस तरह लोगों को अवेयर करे और चीज़ करे, वो बहुत बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा है ज़्यादातर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और मेट्रोपॉलिटन सिटी के भी जो हाई प्रोफाइल पॉश इलाके, धनाढ़ लोगों के या पढ़े लिखे के, वहाँ पे एक अलग आपको सिस्टम देखने पड़ेगा। लेकिन वहीं से आप 50-100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर ही कहीं और पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको एक अलग पुलिस देगा। ये वही पुलिस वाले होते हैं जो एक दिन किसी मेट्रोपॉलिटन के एरिया के पॉश इलाके में उनकी पोस्टिंग होती है, 2-3 साल के बाद वो 50 किलोमीटर दूर एक टिपिकल कोई ग्रामीण या ऐसे संवेदनशील इलाकों में पोस्ट होते हैं, और उनका वहाँ दोनों जगह पे आने पे उनके बर्ताव, लोगों से ट्रीटमेंट तमाम करने के जो तरीके हैं वो बदल जाते हैं। तो हमको पुलिस के ऊपर एक्चुअली में इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि उसको अपनी जो इमेज है उसको किस तरह से बेहतर करे कि लोग एटलीस्ट उसके पास आने से पहले डरे नहीं, हिचकिचाए नहीं। सर आपने जैसे बोला कि कैसे ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोग उनके पास आने से डरे नहीं और हिचकिचाए नहीं, तो
इसी से एक सवाल मेरा आया है, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी मैं कि सपोजिटली आई एम ड्राइविंग और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है सामने। अब एक बेसिक जो आपका गिल्टी कॉन्शियंस होता है वो आपको ये कहेगा कि सामने वाले को आप हॉस्पिटल ले जाओ और एक अपने तरफ से पुलिस में रिपोर्ट करो या फिर एटलीस्ट इन्फॉर्म करो कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है। व्हाट इफ मैंने ये स्टेप लिया, यू नो, एज अ गुड सिटीजन, मैं जाती हूँ पुलिस के पास में, बताती हूँ कि ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा हुआ है, ये हादसा हो गया है, सामने वाला इंसान सही है लेकिन मेरे तरफ से ये गलती हुई है। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, एक कि वो पुलिस वाला जो है जिसको मैं रिपोर्ट लिखवा रही हूँ वो मेरे साथ कोऑपरेट करता है एंड ही अश्योर्स मी कि ठीक है आपने अपने तरफ से बता दिया, नाउ वील टेक केयर ऑफ इट। दूसरा तरीका ये होगा कि वो उस बात का फ़ायदा उठाए, वो मेरी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाए। ऐसे केसेस में सिटीजन्स को क्या करना चाहिए, ऐसे क्या राइट्स है जिनके बारे में उन्हें अवेयर होना चाहिए ताकि वो ऐसे प्रॉब्लम्स में ना फंसें? देखिए, दो चीज़ें होती है। सबसे पहली जो चीज़ इसमें ये है कि आपके सामने कोई घायल व्यक्ति है तो वेदर आपकी गाड़ी चलाने से वजह से वो घायल हुआ हो या आप राहगीर हो और सामने कोई घायल हुआ है किसी और के वजह से या कुछ भी हो या बगल किसी गाड़ी ने उसको उड़ा दिया और घायल है, तो आप एज अ ह्यूमन के तौर पे, एज अ सिटीज़न के तौर पे हमारा सबसे पहले कर्तव्य होता है कि उसको मेडिकल सहायता पहुंचाई जाए जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहला चीज़ वो करना चाहिए। बहुत बार लोग दो तीन वजह से ये चीज़ें नहीं करते हैं। एक वजह उनको डर लगता है मॉब साइकोलॉजी का कि भाई पब्लिक आएगी मारेगी, तो वो तुरंत भाग जाते हैं। दूसरी चीज़ें बहुत बार होता है कि लोग शराब पी के गाड़ी चलाते, तो उनको पता कि शराब पी के गाड़ी पर चलाते पकड़े गए तो टेस्ट वगैरह हुआ तो सज़ा लंबी होगी, तो वो लोग भाग जाते हैं और 48 घंटे बाद आते हैं। जब उनका टेस्ट होता है तो शराब में अल्कोहल के जो टेस्ट है वो नहीं मिलते हैं। ये इस तरीके की चीज़ उसमें होती है। अब आपने जो पूछा कि अगर पुलिस स्टेशन आप जाते हैं तो आपको इसमें दो चीज़ें समझनी चाहिए। और जो क्लासिक एग्जाम्पल है सलमान खान का जो ड्रंकन ड्राइविंग का केस हुआ था, ये मैंने कवर किया था, जिस दिन हुआ था उस दिन से लेके आखिरी तक काफ़ी कवर किया था। उसमें दो चीज़ें होती है। लॉ के अंदर आईपीसी में एक चीज़ कही गई है, एक सेक्शन है 304, उसमें एक पार्ट ए है और 304 सेक्शन 2। इसमें दोनों में जो फ़र्क है, तो जब हम लॉ की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब ये होता है, जो मूलभूत शब्द होते हैं किस दुनिया के तमाम लॉज में, ये उसका होता है गिल्टी माइंड, कि करने वाले के पीछे मोटिव क्या है। या तो अगर आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हो, आप अनजान है, तो आपका इरादा नहीं था उसको मारने का, वो जाते जाते इधर आपकी गलती हुई या वो सामने आ गया और आपने टक्कर मार दिया। तो इसको बेसिकली कहा जाता है कि कॉजिंग इंजरी और डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। अब यहाँ पे एक्ट में का मतलब ड्राइविंग हो जाता है। तो आपका इरादा नहीं था, तो उस मुकाबले में आपका जो क्राइम तो नहीं कहूँगा, बट जो हरकत है वो लेस मतलब हल्के वाले कानून के तहत आ जाती है। हाँ, सामने वाले को इंजरी हुई बट आपने जानबूझ के उसको नहीं किया। दूसरा वाला होता है कि आपको जानबूझकर जब आप करते हैं कि भाई आपको पता है कि मैं शराब चलाने का जुर्म है, फिर भी मैं शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे पता है कि सामने आदमी है, उसके बाद भी मैं कर रहा हूँ, उस आदमी से मेरी किसी तरह की पुरानी दुश्मनी है और मेरे पास एक मोटिव है, एक मकसद है उस आदमी को मार देने का, तो वो अगर वजह उसके बावजूद मैं चला रहा हूँ। या सलमान खान का अगर आप केस देखें तो उसमें क्लासिक मतलब सलमान खान को उस एरिया के बारे में जानकारी थी, उसे पता था गाड़ी इतनी स्पीड से चलाने से प्रॉब्लम है और उस पर्टिकुलर जगह उसने एक्सीडेंट किया। क्योंकि इस इलाके में रहता था तो उसे पता था कि वो जो अमेरिकन बेकरी थी उसके बाहर लोग सड़क पर सोते थे और उसके बावजूद उसने किया। तो सलमान खान को उस वजह से दूसरे वाले में उसका ट्रायल किया गया था। तो हमको एक समझना चाहिए कि अगर आपको पता है कि मेरी गलती नहीं है, मैं अनजान बिना गलती की वजह से हो गया, सामने वाला अचानक आ गया या किसी मेरा ब्रेक फेल हो गया या गाड़ी स्किड हो गई तमाम वजह से, तो मैंने इरादतन उसको किसी तरह की इंजरी नहीं पहुंचाई है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, उसके साथ सहयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है बात पुलिस पर। अब पुलिस में दो तीन तरह के लोग होते हैं। जो पुलिस वाला जो ठीक ठाक होगा वो समझ जाएगा, इंक्वायरी करेगा, केस भी दर्ज करेगा, लेकिन वो हल्के मामलों का है केस होगा। और आप अगर भाग भी जाएंगे तब भी वो देर से बेर ढूंढ के आपको पकड़ ही लेंगे और उसमें एक अलग सेक्शन लग जाएगा कि फरार होने का। तो लेकिन अगर सीधे आप जाते हैं तो आपके केस दर्ज करेगा बट वो हल्के सेक्शन का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि पुलिस वाला एक ईमानदार पुलिस वाला नहीं है, वो आपको एक देख रहा है कि भाई एक मोटी मुर्गी हाथ लगी है, अब इसकी गर्दन मरोड़ के इससे जितने पैसे निकाल सकूँ, डरा के तमाम चीज़ें कर सकूँ, तब वो दुनिया भर के तरीके से आपको डराएगा और आपसे पैसे वसूलने के ये करेगा।
अब ये दोनों के बीच में फ़र्क है कि आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी हर चीज़ की बेसिक नॉलेज कितनी अच्छी है या कितनी नहीं है। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है, जैसे अपना आपका कार्यक्रम है जनहित में जारी, तो अगर आपको बेसिक जानकारी आपके पास है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई मैंने जानबूझ के नहीं मारा और ये चीज़ें नहीं है। वो कितना भी डरा है आप पे वो सेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी बेसिक जानकारी नहीं है, और ये जो बेसिक जानकारी और ज्ञान है, ये ज़रूरी नहीं कि महंगी गाड़ियों में चलने से आता हो, फैशनेबल कपड़े से पहनने से आता होगा, महंगे मोबाइल यूज़ करने से आता होगा, ये ज़रूरी नहीं होता। ऐसा करने वाले लोग भी कानून और बेसिक जानकारी के बारे में एकदम निठल्ले साबित होते हैं, और बहुत बार एकदम कॉमन से बंदे होते हैं जो शायद होता है। तो अगर आपको पता है कि मुझे इस तरीके की जानकारी है तो आप उसको सामने उस तरीके से बोल सकते हैं। अगर वो जानबूझकर भी मान लीजिए पुलिस वाला आपको और अटकाने के लिए करता है, आपके पास आगे कोर्ट में जाने का ऑप्शन होता है, और कोर्ट से भी जाके आप जो सेक्शन है उसको रद्द करा सकते हैं और बोल सकते हैं भाई मुझे जो 304 पार्ट 2 लगाया गया है उसके बजाय IPC का 30 पार्ट ए लगाना चाहिए, जिसमें कम सजा वगैरह होती है। तो ये जानकारी अगर आपके पास है तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और ये जानकारी बहुत बड़ा नहीं है, ड्राइविंग से रिलेटेड गिन के 3 से 4 कानून है। जब आप इतने सिग्नल और बाकी साइन वगैरह देख लेते हैं, अब जब उस मैप पर आप इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं, कहाँ दाएं जाना बाएं जाना, तो 4 कानून है, 2 पेज की चीज़ होगी, वो पढ़ के अगर आप लोग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने मेंशन किया कि जैसे अगर पुलिस नहीं हेल्प कर रही है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा। तो आप बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, क्या जर्नलिज्म भी इसमें कोई मेजर रोल प्ले करता है कि सपोजिटली कोई परेशान हताश इंसान है, वो किसी न्यूज़ एजेंसी के पास जाता है या किसी कहीं एक और पुलिस के पास ना जाके कहीं और जाता है, किसी जर्नलिस्ट को अप्रोच करता है, तो क्या वहाँ पे भी उनको हेल्प मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। देखिए होता ही है, जैसे मैंने बताया कि सबसे क्राइसिस में सबसे विजिबल आम पुलिस है, तो लोग पुलिस के पास ही दौड़ते हैं। लेकिन जब लगा कि पुलिस से ही उनको न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस से ही उनकी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है कुछ गलत तरीके, तो फिर उसके बाद वो एक ऑल्टरनेटिव फोरम की तलाश करते हैं जहाँ पे वो चीज़ करे। ऑल्टरनेटिव फोरम 2 से 3 तरीके का होता है कि वो जो पुलिस वाला है उसके ऊपर का उसका जो सीनियर होगा या उसके जो वरिष्ठ होंगे उसके पास आप जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जैसे मैं बताया कि आप अदालत में जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और बता सकते हैं। तीसरा एक फोरम होता है जो आमतौर पे लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज अदालत में जाना बहुत बार एक्सपेंसिव होता है। हाँ। और सीनियर ऑफिसर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मीडिया के बारे में पहुंचना कंपैरेटिव तौर पे आसान होता है। आप मीडिया के पास जाते हैं, जब मीडिया आपका केस उठाता है, 4 लोग को पता चलता है, जो पुलिस वाला है जिसने किया है गलत वो भी डरता है, उसके सीनियर को पता चलता है, उसके भी अटेंशन में आता है, 4 लोग को पता चलता है, तो एक होता है कि एक अवेयरनेस हो जाती है, अलर्टनेस हो जाती है, तो उसके बाद होता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। और जैसे मैं एग्जांपल बताता कि सलमान खान का जो केस था उसमें भी यही बात हुई थी कि पुलिस ने सबसे पहले उसके ऊपर एक छोटा केस, ये रिवर्स केस में था, लेकिन पुलिस ने उस पर हल्का चार्ज लगा दिया था। लोकल पुलिस ने, सलमान खान इन्फ्लुएंशियल आदमी था, बांद्रा में पुलिस में और तमाम था, तो उस पर हल्का वाला चार्ज लगाया था जो 304 पार्ट ए जिसको कहते हैं, जिसके तहत सज़ा मुश्किल से 2 साल ही होती है, वो लगा दिया था। लेकिन मीडिया के बाद में, मीडिया में इतना होहल्ला मचा, मीडिया ने इस हिसाब से कवरेज किया, माइन्यूट वगैरह तमाम चीज़ जब आया, उसके बाद पुलिस को मजबूरन वो हटा के जो सीरियस वाला, जो ज़्यादा सीरियस चार्ज था वो लगाना पड़ा। तो मीडिया के पास जाने से बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस तौर पे हुआ है, मतलब अनगिनत आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जब मीडिया के सामने जाने की वजह से। जैसे तेलगी स्कैम के मामले में था कि तेलगी स्कैम का वॉल्यूम इतना बड़ा था, 40,000 करोड़ 2003 में जब मैंने इसे एक्सपोज किया था तब था, आज उसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होगी। तो उसमें मुझे पता था कि 3 तरह के लोग नहीं होंगे शामिल, तो ये कोई भी स्कैम इतने बड़े वॉल्यूम का नहीं हो सकता है। एक तेलगी के अलावा एक लोकल लेवल की पुलिस, एक लोकल लेवल पर पॉलिटिशियन और तीसरा अंडरवर्ल्ड। ये 3 के कॉम्बिनेशन के बिना नहीं हो सकती है। अब ये तीनों जब उसमें इन्वॉल्व है तो आप फरियाद कहाँ करेंगे? सही बात। पुलिस, पॉलिटिशियन और इसमें हायर लेवल के थे। तो वहाँ पे जैसे मीडिया का रोल आया था कि जब मैंने एक्सपोज किया, एक एक चीज़ धीरे धीरे सामने आते गए, लोगों को पता चला, तो मेरी किताब, मेरी जो रिपोर्ट को आधार बना के अन्ना हजारे ने एक PIL फाइल की थी मुंबई हाई कोर्ट में, और फिर कोर्ट ने मॉनिटर करके एक SIT बनाई, तो धीरे धीरे काम वगैरह हुआ। तो मीडिया एक बहुत इफेक्टिव टूल साबित हो सकता है, और इस कई सारे एग्जाम्पल है जिसमें मीडिया एक इफेक्टिव टूल हुआ है। मीडिया अपने आप एक ऑल्टरनेटिव है, और आज के दौर में तो ये और आसान चीज़ हो चुकी है, क्योंकि आपके पास मोबाइल है, और आप जर्नलिस्ट होने के लिए अब आपको किसी खास ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हो, बड़ा न्यूज़ चैनल हो, बड़ा पोर्टल हो, बड़े न्यूज़पेपर हो, ज़रूरी नहीं है। आपके पास वीडियोज़ है, आप खुद उसको अपने लेवल पे जब वायरल कर सकते तो वहाँ से भी लोगों को पता चल जाता है।
तो मीडिया एक अच्छा खासा स्ट्रांग ये है। लेकिन तब मैं ये तमाम चीज़ के बावजूद मैं कहूँगा कि अगर आप कानून की थोड़ी सी बेसिक बहुत मामूली जानकारी भी रखेंगे तो आपके लिए और ये चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो हमारी बात इन्फ्लुएंशियल लोगों की हो रही थी, तो यहाँ तो हिट एंड रन का केस था, सलमान खान की बात हो रही थी, बट हो सकता है कि कोई और नॉर्मल केस भी हो या डिफरेंट केस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिट एंड रन केस, इन जनरल भी बोले, अगर किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान के अगेंस्ट मुझे केस लॉन्च करना है, तो वहाँ पे कई बार होता है कि लोगों को ये भी डर होता है क्योंकि सामने वाला इतना इन्फ्लुएंशियल है और हो सकता है कि पुलिस वगैरह पे भी उनका काफ़ी प्रेशर होगा, सो फॉल्सली इम्प्लिकेट होने का भी एक डर सिटीजन से बना रहता है। ऐसे में क्या कुछ ऐसे लॉज हैं, सेक्शंस हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जाके मदद भी मांग सकें, वहाँ हम परेशान भी ना हो और हमें सोल्यूशन भी मिल जाए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं, लॉ में भी बहुत सारे अधिकार मिले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे बड़े से बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जेल गए हैं। फिल्म स्टार्स के आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो गए हैं। मैंने तेलगी स्कैम का बताया, यहाँ पे बड़े बड़े पुलिस वाले गए हैं। पॉलिटिशियन के अरेस्ट होने की खबरें हमेशा आती रही है। मैं फ़िलहाल वाले इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिशियन के रिसेंट टाइम में बहुत सारी अरेस्ट तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके हो रही है। लेकिन अगर मैं 10 साल पहले की भी बात करूँ तब भी ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे लोग हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी अंदर हुए। सिर्फ ये था कि सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप उसमें लड़ें और उस चीज़ करें। हाँ, ये जो जर्नी है और लड़ाई है, ये इसमें संघर्ष रहेगा। ऐसी बात नहीं कि बहुत आसानी से आप जाएंगे और चीज़ जाएगी, उस संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और नागरिक के तौर पे हमारे पास बहुत सारे अधिकार है। जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, हमारे पास एक कोर्ट बहुत बड़ा जरिया होता है। इधर आप सीधे अपने तौर पे आप अपने क्या कहते हैं पिटीशन दायर करते हैं, या आप बहुत बार चीज़ें ऐसे कि आपको लगता है कि आम जनता के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है, एट लार्ज हो रहा है, तो उसके मामले आप जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो आप दायर कर सकते हैं। RTI आपके पास बहुत बड़ा अधिकार हथियार होता है जिसके तहत आप चीज़ें मांग सकते हैं। एक अभी रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि मुंबई के एक बहुत फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, फिल्में जिन पे बन चुकी है, प्रदीप शर्मा नाम से। 100 से ज़्यादा एनकाउंटर करने वाले इंडिया के एकमात्र एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। अब उसमें उन्होंने उसमें बहुत सारे जेन्युइन होंगे और कुछ फर्जी भी रहे होंगे। एक उनके खिलाफ था कि उन्होंने मुंबई के एक नवी मुंबई इलाका है, सटावा शहर, वहाँ से एक लखन भैया नाम का एक क्रिमिनल था, उसको उठाया, उसके घर से पिकअप किया और उसको लेकर गए। 2 घंटे बाद उसका एक दूसरी जगह पे उन्होंने एनकाउंटर कर दिया, जो पुलिस केस था। लेकिन जब उसे उठाया और लेके गया, उसके दौरान उसका जो भाई था उसने एक सिंपल सा काम किया कि उसने एक फैक्स कर दिया पुलिस कमिश्नर ऑफिस से तमाम जगह पे। तो फैक्स में जब आप भेजेंगे तो टाइमिंग से लेके तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो बाद में जब केस उसने ओपन हुआ, लंबा केस चला, तो केस के अंदर ये चीज़ पता चली कि उसको पिकअप किया गया, उसको जब उठा कर लेकर गए वो टाइम पहले था और उसका एनकाउंटर का टाइम बाद में आया। तो साबित हुआ कि डेफिनेटली उन्होंने उठा कर ले गए और उसको फर्जी एनकाउंटर करके मार डाला गया। और रिसेंटली प्रदीप शर्मा को लोअर कोर्ट से छूट भी गए, हाई कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा दे दी। अब आप देखिए कैसे, बहुत सिंपल सी बात है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट 100 एनकाउंटर कर चुका है, उसको क्राइम से बचने के तमाम तरीके पता थे, लेकिन एक सिंगल फैक्स जो उसका भाई जो था उसने फैक्स किया, उस पर्टिकुलर फैक्स के आधार पे इतना बड़ा केस जो था वो सुलझा, इतने बड़े उसको ये हुआ। तो ऐसे आपके पास तमाम जो चीज़ें हैं वो हो जाती। तो ये है कि लोगों को बताने की और समझाने की और सिखाने की ना बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, और लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है, जो वहाँ पे हमारे पास में कमी होती है और बहुत बार घातक होती है। जैसे इससे थोड़ा अलग एग्जांपल ही दूंगा। मुंबई में 2008 में 26 नवंबर 2008 को जो आतंकवादी हमला हुआ, तो उसके दौरान में आतंकवादी थे, एक लियोपोल्ड कैफ़े था, वहाँ गए थे। अब लियोपोल्ड कैफ़े जब था, उन्होंने जब एक गनफायर किया तो उसमें 2 तरीके से के लोग थे, एक इंडियंस थे और एक फॉरेनर्स थे। जब ये हुआ तो जितने फॉरेनर्स थे वो लोग पटक करके टेबल के नीचे सो गए, और अपने जो इंडियंस थे उनको आदत थी, वो फायरिंग हुआ तो खड़े होके देखने की। तो 2-4 लोग जो खड़े हो गए देखने के लिए, क्या हुआ, फायरिंग की जद में आ गए। अभी बहुत सिंपल चीज़ थी कि कहीं हमको बताया जाए कि भाई आतंकवादी हमला हो, टेररिज्म हो, अगर आपको सिखाया जाता है कि तुरंत ज़मीन पे लेट जाइए और वगैरह, नहीं होता। तो ये उससे मेरा एग्जांपल है। तो कहने का ये कि आप वन नीड टू बी अवेयर, और ये
हमको बहुत बार प्रॉब्लम है कि कानून और लॉ से जुड़े में इतने हैवी ड्यूटी वर्ड्स होते हैं ना, भारी भरकम शब्द होते हैं, और ये होते, वो सुन के आधे लोग डर जाते हैं, उनको लगता है बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही मुश्किल चीज़ है। वो डिफ़िकल्ट और मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। हाँ, वो शब्द आपको भारी भरकम लग सकते हैं, लेकिन उसकी जो भावना है या वो जो कन्वे करना चाहता है वो बहुत ही सिंपल चीज़ होता है। और यही चीज़ होती है कि हमको समझने की ज़रूरत है। जैसे स्कूलों में होता है, हमेशा से रहा है, जितनी मोटी किताब दिखी तो लोग डर जाते थे, जितनी पतली किताब दिखी थी वो पढ़ने का मन उतना ज़्यादा होता था। तो समझिए यही चीज़ उसके अंदर भी होती है। सो मूविंग ऑन, एक सवाल है मेरे दिमाग में कि दो तरीके की पुलिसिंग होती है। जैसे आपने बाहर भी काम किया हुआ है, इंडिया के बाहर की भी आपने आई थिंक काफ़ी ट्रैवल भी किया है, तो अब वहाँ पे भी आपने एटमॉस्फेयर देखा हुआ है। सो एक पुलिसिंग होती है जो स्टेट ओन्ड पुलिसिंग, दूसरी होती है म्यूनिसिपलिटी ओन्ड पुलिसिंग। सो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं इनके अप्रोच में? जैसे फॉर एग्जांपल बाहर के जो लोग होते हैं, अगर वहाँ पे अपने राइट्स को लेके दे वेरी अवेयर, अगर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आई नो माई राइट्स, तो वहाँ पे द पुलिस टेक्स अ स्टेप बैक, दे नो कि ठीक है इनको हम उस तरह से ओवरपावर नहीं कर पाएंगे। इंडिया में अगर बोलेंगे तो क्योंकि यहाँ पे जिसको कहेंगे पुलिस का दबदबा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे होता क्या है कि डांट पड़ जाती है, डंडे उठ जाते हैं कि भाई अच्छा तुम मुझे सिखाओगे, आओ मैं बताता हूँ, वैसे वाली जो चीज़ें होती हैं। सो ऐसे में क्या डिफरेंसेस हैं? मतलब आपने भी क्या नोटिस किया है कि डिफरेंसेस हैं दोनों के अप्रोच में, एंड हाउ टू गो अबाउट इट? देखिए, जब हम दुनिया की बात करें तो हम कहीं बीच में पड़ते हैं इंडिया। कुछ ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे देश है, बहुत सारे मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर जो पुलिसिंग की व्यवस्था है वो हमारे मुकाबले कमतर है, या मैं कहूँ कि खराब है। एटलीस्ट हमारे यहाँ पे जितने राइट्स हैं या जैसे हैं उसके मुकाबले ज़्यादा ख़राब है। ऑलमोस्ट कई जगह पे पुलिस तानाशाही के तौर पर या अपना मनमर्जी का शासन चलाती है। छोटे छोटे देश भी हैं, बड़े बड़े देश भी इस तरह से हैं। कुछ डिक्टेटरशिप से रूल वाले स्टेट्स हैं और कुछ बनाना रिपब्लिक टाइप के भी देश हैं, जो नाम के लिए रिपब्लिक होने वाले देश भी थे। तो वहाँ पे सिस्टम हमसे अगर हम हमारे सिस्टम को एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम मानते हैं तो हमसे भी खराब सिस्टम वाले देश है, उनकी संख्या ज़्यादा है। उसके बाद हमसे अगर बेहतर तरफ वाले में देखा जाए, जहाँ पे हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर ली हमने, यूएस की बात कर ली, जहाँ पे एक प्रॉपर रिपब्लिक है, लिखित संविधान और तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पर जो पुलिसिंग की व्यवस्था है वो हमसे बेहतर है। और उसमें एक चीज़ समझना चाहिए कि बेहतर होने के पीछे ये है कि उनको एक लेसर अमाउंट ऑफ जो क्या कहते हैं क्राउड होता है या लोग होते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। मुझे याद है मैं 2006 में पोर्चुगल गया था। पोर्चुगल में एक जगह पर 50 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका मेन स्क्वायर पे प्रोटेस्ट का तरीका भी क्या था कि उन्होंने गिटार विटार बजा के गाना गा रहे, बियर वगैरह रखी थी, पी रहे थे, कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। 50 लोग। अच्छा, इन 50 लोग को कंट्रोल करने के लिए पुलिस कितनी थी और किस रास्ते में थी? सड़क पे खड़ी हुई पुलिस थी, आर्म्ड पुलिस। उसके हाथ में घोड़े पे भी पुलिस तैनात थी, और उसके साथ में मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं थी, बट ये छोटे साइज़ की जो 3 या 4 फीट वाली कैनन्स होती है ना, तो जो शायद उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी पहले यूज़ होती होगी, वो भी वहाँ पे तैनात थी। तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने अपने म्यूज़ियम के तमाम अलग अलग दौर के जितने भी पुलिसिया इंतज़ाम थे वो सारे, अच्छा वाटर कैनन भी मौजूद थी, ये सारे इंतज़ाम कर रखे थे। तो 50 उन लोगों के ऊपर 50 से ज़्यादा पुलिस वाले थे। अब हमारे यहाँ पे सोचिए, अगर मैं लखनऊ की बात करूँ, मुंबई की बात करूँ, तो अगर 50 लोग प्रोटेस्ट करें तो बहुत ज़्यादातर मामले में खाली 2 पुलिस वाले डंडे भी लेकर आएंगे ना तो डिस्पर्स कर सकते हैं या लोग कंट्रोल में रह सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में, एटलीस्ट हमारी मुंबई में ऐसा ही होता है कि 2 पुलिस वाले, वहाँ पे पूरा सिस्टम हो चुका। तो एक पॉपुलेशन वाली जो चीज़ है वो मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कितने आम नागरिक पे कितने पुलिसिया होने चाहिए। ये एक सिस्टम में समझने की जरूरत होती है। और दूसरी चीज़ होती है कि वहाँ पर पुलिस को भी एडुकेट करने के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। और वहाँ पे एक चीज़ और होती है कि लीगल सिस्टम फास्ट है। कोई सज़ा वगैरह भी जब होनी होती है तो कंपेरेटिवली तेज़ी से होती है। यूएस के अंदर बहुत सारे मामले हैं कि कहीं पे पुलिस वालों ने गड़बड़ की थी। एक केस हुआ था जिसमें पुलिस वालों ने एक बंदे को पकड़ा था, उसकी छाती पे पैर रख के उसके हाथ वगैरह बांधे, बंदा उससे मर गया था। उसका केस रिसेंट केस था। उसमें सजा और बाकी जो मूवमेंट था काफ़ी तेज़ी से और फटाफट तरीके से हुआ था। तो उसके वजह से लोगों का जो विश्वास है और वो चीज़ है वो बढ़ते जाता है। और हमारे यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे एक तो वहाँ का जो सिस्टम है, पुलिस सिस्टम और लीगल सिस्टम,
फास्ट है, पुलिस अपनी इमेज के लिए बहुत मेहनत करती है, और प्लस सिटीज़न भी हैं, लॉ अबाइडिंग होते हैं, और लोगों को अपने राइट्स हैं वो पता रहते हैं। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन है जो शायद बेहतर बनाता है डेवलप कंट्री को। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वैसे बहुत सारे हैं जो हमारे यहाँ पर होते हैं। और हम जब बात करें कि एक होती है लोकल पुलिस और एक होती है उसके ऊपर स्टेट ओन लेवल की पुलिस, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोकल पुलिस होगी उसका इंटरेक्शन विजिबली बहुत ज़्यादा होता रहेगा। जैसे हम ऐसे मान लें कि कहीं का लोकल थाना है, तो उसका जो डे टू डे इंटरेक्शन अब उसमें चीज़ें हैं वो ज़्यादा होगी। लेकिन एसआरपी की बात करें, जैसे कई जगह पे स्टेट रिजर्व पुलिस होती है, सीआईएसएफ होती है, रैपिड एक्शन फोर्स होती है, या अलग अलग टाइप की दूसरी टाइप की जो पुलिस होती है, उसका इंटरेक्शन लोगों से उतना ज़्यादा नहीं होता। वो एक क्राइसिस, एक खास वक्त में ही उनकी ज़रूरत पड़ती है जब वो लोग फील्ड में आते हैं। तो चूँकि उनका इंटरेक्शन नहीं होता है और जो लोकल पुलिस होती है उसका इंटरेक्शन होता है, तो लोकल पुलिस हमेशा सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में बहुत मददगार कामयाब होती है। मैं एक बार रिपोर्टिंग के लिए मैं कश्मीर में था, तो मैं देखता था कश्मीर में आर्मी का कॉन्वॉय चलता था फ्लैग मार्च का, तो एकदम बहुत सारी गाड़ियां साथ में चलती थी आर्म्स के साथ। और बहुत बार मैंने देखा था कि वो 2 पुलिस वाले जो सिर्फ अपनी लकड़ी के लोकल पुलिस वाले, वो अंदर इलाकों में घूमते घूमते थे और चीज़ें आ जाते थे। और पुलिस का जो डर होता है, जैसे मुंबई के अंदर हमने देखा है कि बड़े बड़े जो गैंगस्टर होती है उसके वहाँ पे भी पुलिस अंदर घुस जाती है और लोगों को लेकर आती है। वहाँ पे डर ऐसा बना है कि चलिए ठीक है, 2 पुलिस वाले 4 पुलिस वाले पकड़ने गए, वो आदमी रिटेलिएट करेगा, लेकिन उसको ये पता है कि भाई आज आप 4 लोग को लेकर गए हो, तो हो सकता है कि बाद में 400 पुलिस वाले आएंगे, अगर आपने 4 को तकलीफ दिया तो 400 आएंगे। तो वो जो डर होता है वो बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। और पुलिस के लिए भी आप समझिए बहुत डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है कि क्रिमिनल्स में और आम पुलिस वाले में चीज़ें मिली जुली हो जा रही हैं कि बहुत सारे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग क्राइम से भी जुड़े हुए होते हैं, और उनके बीच में फ़र्क जो करना है वो बहुत बार मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बेसिक ये चीज़ है जो हमको फ़र्क दिखाती है कि इस तरह से। और पुलिस के जब हम करप्शन की बात करें तो एक समझिए कि पुलिस जो है, मैं आमतौर पे बात पत्रकारों के बारे में कहता था, आज पुलिस के बारे में कह रहा हूँ कि पुलिस कहीं एलियन से नहीं है। पुलिस उसी समाज से आती है जिससे शायद हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस आते हैं, जिससे हमारे करप्ट पत्रकार आते हैं, करप्ट मेडिकल सर्विसेज वाले आते हैं, करप्ट लीगल सिस्टम वाले आते हैं। पुलिस उसी सिस्टम से आएगी, और उसके बाद में तो उसके अंदर भी वो करप्शन के प्रति जो वल्नरेबिलिटी है, वो एलिमेंट है, वो उसके अंदर रहेगा। सिर्फ है कि उसके पास कमाने के और वो चीज़ करने के मौके ज़्यादा है। इसलिए कि आप T20 में जितने ज़्यादा बॉल खेलेंगे आपको रन बनाने का मौका ज़्यादा मिलेगा। तो पुलिस चूँकि बहुत विजिबल आर्म है, उसको गेंद ज़्यादा खेलने मिलती है, तो उसको शॉट्स खेलने को भी ज़्यादा मिलते हैं। आप जैसे अभी करप्शन की बात कर रहे थे, करप्ट जर्नलिस्ट, करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट पुलिस, तो आपने भी क्राइम जर्नलिज्म काफ़ी सालों से किया ना, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स का आपका काम आपने किया हुआ है। सो आपने क्या पर्सनली कभी ऐसे लोगों से आपका आमना सामना है, कभी आप पर्सनली कैसे लोगों को जानते हैं जिनको आपने देखा हो कि इनिशियली दे वर वेरी ट्रू टू देयर ड्यूटीज़, बहुत रिलीजियसली अपनी ड्यूटीज फॉलो करते थे, बट समहाउ द सिचुएशन, द पॉलिटिक्स और द सिस्टम कन्वर्टेड देम और मेड देम करप्ट। इवन उसके अंदर मैं एक और शब्द चाहूँगा, ग्लैमर भी। आपने बाकी सब चीज़ें बोला, और क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। एक मुंबई का एक पुलिस ऑफिसर था, सचिन वजे। अब चूंकि मैंने जब शुरू किया तो मैं जानता था, और वो इस तरह का पुलिस ऑफिसर था, बेहद पढ़ा लिखा, अपने वक्त का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट, कंप्यूटर से लेके जानकारी, कपड़े जिस तरह से पहनता था, जब अंग्रेजी में बात करता था तो लगता था कि आप किसी कंपनी के जनरल मैनेजर या CEO से बात कर रहे हैं। इतना तरह का पुलिस ऑफिसर था। अब लेकिन उसके साथ दिक्कत ये था कि उसको एक मीडिया में तरह की लाइमलाइट नहीं मिल रही थी, उस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही थी जो उसके साथियों को मिल रही थी, जो एनकाउंटर्स और तमाम चीज़ें करते वगैरह थे। तो उसको जो ग्लैमर था, वो ग्लैमर के अलावा पैसा और तमाम चीज़ें जब नहीं मिल रही थी, तो उसने उस हरकत करनी शुरू की। और उसने एक एक बंदा था जिसको आतंकवाद के सस्पिशन में पकड़ा गया था, और लेटर ऑन वो जाके बेगुनाह भी साबित हुआ अदालत से। तो जब बेगुनाह आदमी इसकी कस्टडी में था, तो इसने मार के उसकी हत्या कर दी। टॉर्चर के दौरान हत्या हो गई, और बाद में उसने इसकी बॉडी वगैरह तमाम चीज़ें डिस्पोज कर दी, उस पर केस चला। अब वो बंदा 17 साल, सचिन वजे, पुलिस इससे बाहर रहा सिस्टम से। 17 साल के बाद वो रीइंस्टेट होता है। तो आदमी बहुत बार सीख कर आता है कि मैंने वो तमाम गलतियाँ की थी,
वापस नहीं दोहराऊं। 17 ईयर्स इज सच अ लॉन्ग टाइम। इट इज लेकिन जब वो वापस आता है साल भर में एक दूसरा बड़ा क्राइम करता है। और जो आपने सुना होगा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक एक्सप्लोजिव से बड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिलती है। और वो गाड़ी मिलती है और वो गाड़ी को इसने खुद पार्क किया था। और उसके बाद में उसके पता था कि जो उसकी जांच भी उसके पास ही आने वाली थी। तो जिस आदमी ने एक्सप्लोसिव से गाड़ी पार्क की, सचिन वजह ने, जांच भी उसके पास ही जांच आई। वो जांच अधिकारी भी बन गया उसका। और उसे पता था कि मैं जांच को रफा दफा करूंगा। उसका प्लान था कि 2 फर्जी आतंकवादी को पकड़कर उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसे सुपर कॉप का तमगा मिलेगा, वाहवाही मिलेगी, इतना बड़ा केस सॉल्व कर दिया। और जितनी भी लॉस ग्लोरी थी वो कर लेगा। और ऑब्वियसली जब आप इतने पैसे वालों से बात करेंगे तो करप्शन और पैसा वगैरह तो मिल ही जाता है। ये उसका प्लान था और वो चीज़ें आया। अब ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि लोग सजा मिलने पर गलतियों से भी नहीं सीखते। शुरुआत करते हैं तो एकदम प्रॉपर उसमें की थी, लेकिन एक बार आपको कीड़ा लग गया तो कीड़ा 17 साल के गैप के बाद भी अंदर से बाहर नहीं निकला। और ये दोनों के केस मैंने इसलिए बताया बिकॉज दोनों एकदम हाई प्रोफाइल केस है और रिसेंट टाइम का है। तो ऐसे तमाम आपको एग्जाम्पल्स उसमें मिल जाएंगे जहाँ पे पुलिस वाले थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और बताया था, प्रदीप शर्मा का केस का मैं बता रहा था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, तमाम चीज़ें ग्लोरी वगैरह तमाम चीज़ें थी। उसके बावजूद उन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद भी ये अंबानी से जुड़ा हुआ जो क्राइम था, अंबानी के केस के मामले में एकमात्र जो विटनेस था उसकी हत्या हो गई थी। वो हत्या करने का काम वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने रिटायर होने के बाद किया। उसके पहले उस पर दूसरे केसेस कर रहे थे। तो आदमी सोचता है कि चलो रिटायरमेंट मेरी हो गई, मैं आगे कुछ इस तरह का काम नहीं करूं कि नई तकलीफ हो। लेकिन बहुत बार आदत से मजबूर होता है तो आदमी कर लेता है। मैं कहीं पढ़ रहा था किसी धार्मिक ग्रंथ में, शायद भगवद गीता में था, कि कृष्ण जो है उससे अर्जुन पूछता है कि हे वासुदेव, इंसान बुरे कर्म क्यों करता है? तो कृष्ण जवाब देते हैं कि इंसान बुरे कर्म नहीं करता है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो उससे बुरे कर्म कराती है और उसकी प्रवृत्ति उसके पुराने अनुभव और कर्मों पे अधीन होती है, तो आदत हो जाती है। और सिंपल से अगर मैं बताऊं तो आपको बताऊं कि एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, मुझे नाम शायद बेबी नाम था या बेबी था। उसमें अक्षय कुमार एक इंट्रोगेशन रूम में जाता है और किसी को पूछता है, जिससे पूछता है तो वो आदमी तमाम चीज़ें उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है जो पूछना था, बिना मतलब टॉर्चर किए सीधे सीधे बता देता है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी अक्षय कुमार उसको जोड़ का थप्पड़ मारता है। तो आदमी उससे पूछता है भाई क्यों मारा भाई, सब तो बता दिया। अक्षय कुमार बोलता नहीं, आदत हो गई थी। तो इसी तरह से क्राइम करने वालों की भी एक आदत जब हो जाती है, उनकी लगातार करते हैं, वो उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। और जो प्रवृत्ति होती है, हाँ बिल्कुल, और वो आगे जाके उससे बुरे कर्म कराती है। तो ये अगर मैं कहूँ कि सिंपल तरीके से समझाना तो मैं उसे इस तरीके से रखूंगा। सर, तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले मेरे छोटे छोटे इंटर रिलेटेड 2 सवाल। एक तो अगर हम केस वगैरह पुलिस की बात करें, कंप्लेंट्स की बात करें, तो अगर हमने सपोजिटली एफआईआर लॉन्च करने जाते हैं, कई बार एफआईआर पुलिस लॉन्च कर लेती है, कई बार नहीं करती है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको आगे किसी प्रोसीडिंग के लिए वो एफआईआर की कॉपी चाहिए होती है, वो प्रोवाइड नहीं कराती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में बता दो, पुलिस जानबूझ के ऐसा करती है और एटलीस्ट जो फरियादी आदमी है उसको उसका हक होता है मिलना। एफआईआर की कॉपी 2 तरीके, बेसिक भी आप शुरू करें कि एक होता है एनसी, नॉन कॉग्निजिबल का हक होता है और वो हासिल वो कर सकता है। पहले तो पुलिस को उसको देना चाहिए। पुलिस के पास एप्लीकेशन नहीं दिया तो जिस कोर्ट में मामला चल रहा है वहाँ पे एक एप्लीकेशन देने से हासिल हुआ, और वो भी नहीं हुआ तो उसके पास एक आरटीआई का बहुत सस्ता तरीका भी है, जहाँ पे वो 10 रुपये या 20 रुपये डालकर आरटीआई के थ्रू भी वो हासिल कर सकता है। बट ये उसका हक है। तो पुलिस वाला या वकील कितना भी घुमा फिरा के बोले और उसको छोटी सी चींटी को हाथी बना के बताए, लेकिन ये उसका हक है। दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट जो उसको मिलना चाहिए। चलिए, सो आप आज का सेशन यही क्लोज करते हैं, बट आप बस 2 लाइनों में अगर हमें हमारे व्यूअर्स को आपको बताना हो तो ऐसे क्या की टेकअवेज होंगे या फिर एनी वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर देम जो उनको खुद में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी करना चाहिए, ताकि उनको ज़रूरत पड़ने पे मदद मिल सके और वो परेशान ना हो? देखिए, गांधी जी ने कहा था अभय बनो। अभय का एक मतलब निर्भय बनो कहा था, निर्भय का एक मतलब होता है अभय। ये दोनों पे लागू होती है, पुलिस पर भी और लोगों पे भी, कि आप किसी से न डरो और कोई और भी आपसे न डरे। और ये जब दोनों हालत होने के लिए क्या चाहिए कि आपको भी सामने वाले जितना इक्वली ताकतवर होना चाहिए। अब इक्वली ताकतवर उसको क्या चीज़ बनाती है? एक जो लॉ के सही तरीके पर वो, और दूसरा कि उसके पास सही जानकारी हो
ये दो चीज़ें उसके पास है तो अभय और निर्भय वो दोनों बन सकता है। तो लोगों को चाहिए कि कुछ एटलीस्ट बेसिक जानकारी जो है वो ज़रूर हासिल करें, और ये हासिल करने में किसी फिल्म की समीक्षा और एक आईपीएल का मैच देखने से कम टाइम ही लगने वाला है। तो अगर खुद थोड़ा सा अवेयर हो जाए तो बाकी बहुत सारे जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उस पर उनको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड आई होप अपने बेसिक राइट्स को लेके आपके थोड़े बहुत बेसिक फंडे तो क्लियर हो ही गए होंगे। और ध्यान रखें कि आपको पुलिस के पास जाने से डरना नहीं चाहिए। आप जाइए, आप अपने आप को पहले एजुकेट करिए, जानिए कि आपके बेसिक राइट्स क्या हैं। उसके बाद में अगर आप जाते हैं पुलिस के पास में और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उन राइट्स का मेक यूज़ ऑफ देम एंड राइटफुल तरीके से आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हम लाते रहेंगे आपके लिए यूजफुल जानकारी, क्योंकि हम हैं जनहित में जारी। Also don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel. And if you have any suggestions for us तो हमारे नीचे दिए गए हुए email ID पे आप वो suggestions भेज सकते हैं।